तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था वैसे? वर्नियर स्केल करना था ना? सर मैं वो हमें यूनिट डायमेंशन हमें खत्म करना था, मतलब वो हमने कर लिया था, हमें वर्नियर कैलिपर वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स वर्नियर करने थे। कैलिपर से लेकर, ठीक। हम्म। सिग्निफिकेंट नंबर हमने कर लिया था, वर्नियर स्केल करना था। तो इसमें हम लोगों को मालूम है कि लीस्ट काउंट जो होता है वो कैसे निकालते हैं। वन मेन स्केल डिवीजन, सर वन मेन स्केल और एक -1 वर्नियर स्केल। वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ये करते हैं। तो अब वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कितने, इसकी जो है वैल्यू होती है, ये हमको पता नहीं होता है, तो ये हमको निकालनी होती है। और ये क्वेश्चन हाँ। में भी होती है। तो जैसे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ये दिया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि 8 मेन स्केल डिवीजन के भी बराबर हो सकती है। ठीक है ना? यस सर। हम्म। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करके और वन वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल लेंगे। अगर 8 मेन स्केल डिवीजन हो यस सर। तो क्या करेंगे, 8/10 हो जाएगा। यस सर। हम्म। और वन डिवीजन जो है मेन स्केल की, वो 1 mm के बराबर है, ये अब तो दिया होता है। ठीक है ना? हाँ sir। बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो हमको पता नहीं थी वो पता चल गई कि वो कितनी है। हाँ सर। 0.9 mm की है। तो अब हम लोग यस लीस्ट सर। काउंट निकाल लेंगे। वही वन मेन स्केल डिवीजन जो कि 1 mm की है, और वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो भी हमने निकाली है 0.9 mm की है। तो लीस्ट काउंट क्या आ गई, 0.1 mm। ये यस सर। देखिए जो हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो यहाँ पे दिया भी है कि 10 वर्नियर हाँ स्केल sir। डिवीजन जो है वो 8 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो इसका लीस्ट काउंट भी है, ये हो जाएगा 0.2 mm। क्वेश्चन कभी जनरल फॉर्म में भी आ सकता है, तो ये हो गया एन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n-1 वर्नियर स्केल, वो मेन डिवीजन। यस सर। ये n-2 भी हो सकता है, n-3 भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्वेश्चन। में डिपेंड करता है। बस इससे जनरल फार्मूला बन गया। ठीक है ना? और लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1/n mm। चलिए, अब इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। इसमें बेटा एक टर्म और होती है, वो लिख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। ओके सर। नो जीरो एरर, ये तो है पहली टर्म। हम्म। दूसरी टर्म है पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है? और तीसरी टर्म है नेगेटिव यस सर। जीरो एरर। तो बताइए, नो जीरो एरर क्या होता है, कुछ है आइडिया? सर नो जीरो एरर मतलब कोई एरर नहीं है, मतलब जीरो में, मतलब जीरो राइट पोजीशन पे है। हम्म।
right। यानी वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों क्या कर रहे हैं, बिल्कुल अलाइन कर। भी कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। पॉजिटिव जीरो एरर का क्या मतलब है? तो पॉजिटिव जीरो मतलब वर्नियर स्केल का जो है जीरो वो आगे है थोड़ा सा मेन स्केल से। यस, वर्नियर स्केल वाला थोड़ा सा आगे है। तो इसमें क्या करते हैं फिर, इस एरर को हम लोग, बोलिए। तो क्या सर? तो इसको रीडिंग करेक्ट करने के लिए इस एरर को क्या करेंगे? तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना। यस, क्योंकि आगे है तो इसका मतलब उतना आगे हाँ रीडिंग सर। करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें होता है सब्ट्रैक्शन। और है, और नेगेटिव जीरो एरर में क्या होता है, ये वर्नियर जो स्केल है वो पहले आ जाता है जीरो पे। मान लीजिए ये जीरो है मेन स्केल का, और ये जीरो है वर्नियर स्केल का, ये मेन स्केल है। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो ये कंडीशन कहलाएगी फर्स्ट वाली, नो जीरो। ठीक है। यस सर। और अगर ये आगे आ गया यहाँ पर जीरो, तो ये क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन हो जाएगी। हाँ सर। है ना? और ये अगर पहले आ गया तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और इसमें सब्ट्रैक्ट की बजाय क्या करना होगा, एरर को हमको ऐड करना। ऐड करना पड़ेगा। चलिए, अब स्क्रू गेज भी आपको पता है, बताइए क्या होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो स्क्रू गेज में भी उसमें इसमें 100 डिविजन होता है कोई सर्कुलर स्केल में। और हम्म। इसमें भी मेन स्केल होता है तो हम जब उसको टर्न करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस में मूव करता है सर। तो उसके हम्म। हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो उससे लेंथ कितनी होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक। तो वो जो स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है वो 1 mm का ही होता है। जैसे मेन स्केल में हाँ रीडिंग जो होती है वर्नियर में वो भी 1 mm की होती है। ठीक है ना। मिनिमम रीडिंग या मिनिमम लीस्ट काउंट भी कह सकते हैं उसको। मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 1 mm। इसी 1 mm। तरीके से स्क्रू गेज के भी मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 mm होता है। और उस हाँ वन सर। mm को हम लोग पिच भी कहते हैं इसके अंदर। यस सर। ठीक है ना। अब उसके बाद सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन भी हो सकती है और 50 डिवीजन का भी आपको मिल सकता है। ठीक है ना। यस सर। हाँ, ये डिपेंड करता है स्क्रू गेज के ऊपर। तो ज्यादातर 100 डिवीजन वाला होता है, इसलिए 100 डिवीजन वाला हम लोग केस करते हैं। यस सर। तो क्या हो जाएगा, 1 डिवीजन विल बी इक्वल टू सर 1 mm। 1/100। तो ये इसका लीस्ट काउंट है स्क्रू यस। गेज। ठीक है ना। अब ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, जल्दी से इसको रीडिंग लगाइए और बताइए समझ में आ गया। वायर का डायमीटर हम लोग मेजर कर रहे हैं। हम्म। मेन स्केल रीडिंग है 0 mm, सर्कुलर रीडिंग है 52 डिवीजन। तो क्या रीडिंग हो जाएगी, सर और ये 100 डिवीजन वाला है।
यस सर। तो मतलब 0.52 मिलीमीटर। ये बस लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे 52 डिवीजन को। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं एरर्स के ऊपर। तो एरर में ये हमने पढ़े थे, लेकिन बेसिकली एक होता है रैंडम एरर, ठीक है ना, और दूसरा होता है सिस्टेमिक एरर, और उसी में सारे कवर हो जाते हैं। यस सर। हम्म सिस्टेमिक एरर का क्या मतलब है? जो सिस्टम के अंदर हो, ठीक है ना। जैसे वर्नियर कैलिपर ही है, उसके अंदर पॉजिटिव एरर आ गया, नेगेटिव एरर आ गया, तो क्या हो जाएगा? यस सिस्टेमिक सर। एरर हो गया। ठीक है ना। हाँ। ये कोई वजन तोलने वाला है तो उसमें कुछ वेट पहले से ही उसमें बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, ठीक है ना। और एक यस। रैंडम एरर होता है। रैंडम एरर क्या होता है? ये कुछ भी हो सकता है, अचानक पैदा हो जाता है, जैसे हवा तेज चल गई, ठीक है ना, हाथ कांप गया रीडिंग लेते वक्त। यस सर। हाँ, इस तरीके की चीजें वो रैंडम एरर कहलाती है। और पर्सनल एरर में जो रीडिंग ले रहा है उससे जो गलती हो जाती है, अब हमारे देखने में ही ऐसा हम देख रहे हैं कि एक रीडिंग जो है वो हमको 6 दिखाई दे रही है, जबकि है वो 5, क्योंकि हमने क्या यस। रखा है, एंगल चेंज किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये सब हो गए। हाँ सर। हाँ, नाम हो गए। अब आते हैं वैल्यूज के ऊपर। तो ये हमारी वैल्यूज हो गई। तो ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं बताइए? सर हाँ सर, तो ट्रू वैल्यू तो सबका एवरेज लेके निकाल लेता है सारी रीडिंग्स का। हम्म और अब मीन एवरेज वैल्यू सबके एरर्स का जितना वो डिफर करते हैं मेन वैल्यू से, उसका एवरेज निकाले तो मीन एवरेज एरर मिल जाता है। नहीं, अभी तो ये मीन वैल्यू कह रहा हूँ मैं। तो वो तो मीन वैल्यू ये तो सर तीनों एक ही नाम है, तीनों के तीनों एक ही नाम है, दीज आर ऑल सेम। ट्रू वैल्यू भी कहते हैं इसको, मीन वैल्यू भी कहते हैं, और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी कहते हैं। हाँ सर। और ये वैल्यू हमारी ज्यादा एक्यूरेसी के करीब हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सर हमें ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लेनी चाहिए, जितना ज्यादा यस, रीडिंग लेंगे उतना ही ज्यादा फिर ट्रू गलती वैल्यू के हम के क्लोज चांसेस होंगे। कम हो जाएंगे। ठीक है ना। यस सर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ रीडिंग्स आपके पास किसी एक्सपेरिमेंट की होंगी, मान लीजिए आप ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पेंडुलम वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना, यस सर। उनसे हम लोग, या टाइम पीरियड निकालना चाह रहे हैं वन ऑसिलेशन का, तो उससे हम लोग जितनी ज्यादा रीडिंग लेंगे, जितनी ज्यादा बार रिपीट करेंगे, उतना ही एक्यूरेसी की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब आता है एरर। एरर के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू आई है, इसमें से हर वैल्यू को जो हमने निकाली है, रीडिंग ली है, उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। हाँ सर। जैसे हमारी ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आई,
मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो आई 1.33। अब मैंने क्या किया, 1.33 में से पहली वाली रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। यस सर। तो ये जो डिफरेंस आया, दिस इज कॉल्ड एरर इन फर्स्ट रीडिंग। ठीक है ना। इसी तरीके यस सर। से एरर इन सेकंड रीडिंग निकाल लूंगा, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, जितनी रीडिंग्स ली है सबका एरर निकाल लूंगा मैं। ठीक है। यस और सर। सबका एरर मैंने निकाला तो ये एरर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पहला वाला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। अब इन सारे एरर्स को मैंने ऐड किया, और ऐड करने के बाद इनको, वही जितने एरर है यानी इनका भी मीन ले लिया। इसको क्या कहते हैं, मीन लेना। इनका भी मीन ले लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर। यानी ये अब एरर का मीन हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। यस सर। हम्म, तो बस याद ही रखना है। ऊपर वाले का क्या नाम है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और इसका क्या नाम है, या मीन वैल्यू कह दो सीधा सीधा। और इसका क्या नाम है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एरर भी कह सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा। ओके सर। यहाँ एरर का मीन लिया है, और यहाँ पे जो हमारी रीडिंग थी, वैल्यूज थी, उनका भी वो लिया है। इन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एरर को डेल्टा लगा देते हैं, बाकी ये भी म्यू है, ये भी म्यू है। और मीन जो होता है वो ओके सर। बार लगाते हैं। तो मीन के लिए बार लगाते हैं, तो बार लगाएंगे। डेल्टा लगा के बार लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। ओके सर। दो टर्म हो गई, इसी में तीसरी टर्म है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला मतलब जो मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसको हम क्या कहते हैं, मीन, से डिवाइड कर, हाँ मीन वैल्यू से मीन डिवाइड कर देंगे। मीन वैल्यू से डिवाइड कर। मीन एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। इसको जो है वो डेल्टा लगा करके म्यू लिख यस। देते हैं। और परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है ना। ओके सर। हम्म। और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो अभी तक हमने पढ़ा है एरर के बारे में। क्या है, बताइए। सर एरर इज ऑलवेज एडेड। हाँ सर, अगर हम कोई दो वैल्यूज को अगर हम ऐड करेंगे तो एरर जो होगा हमेशा ऐड होगा, ना कि हम सब्ट्रैक्ट भी करना पड़े या फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़े। हम्म। तो एरर जो होता है, हमेशा ऐड ही होता है। ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है ना। उसी के ऊपर ही यस। हमने दो क्वेश्चन किए थे। एक तो हमने मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट था, मोबाइल, उसकी है ना लेंथ और ब्रेथ ऐड करी थी, सब्ट्रैक्ट करी थी। तो दोनों में एरर क्या हुआ था, ऐड हुआ था। इसी तरीके से टेम्परेचर की रीडिंग ली, एक टेम्परेचर की रीडिंग ये थी इनिशियल और दूसरी फाइनल। फाइंड द राइज इन टेम्परेचर हमने निकालना था। तो यहाँ पे क्या किया था, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया, 40 - 18 22 आ गया। लेकिन एरर जो है इसको ऐड कर दिया। ठीक है ना। ओके सर। हम्म। अच्छा, ये जो है रिलेटिव एरर, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो उसका तरीका ये जल्दी से बताइए, समझ में आया क्या किया है हमने। अगर ऐसे हमको हाँ रेशियो सर।
इसमें भी है। हमने बस जो एरर था एक्चुअली में, हम्म। हमने उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और हमें ये। ऐड कर दिया। हम्म। तो जितना एरर है वो हमको दिया होगा रीडिंग, उन सबको हाँ। क्या करेंगे, पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ठीक है ना। हाँ सर। हम्म। अब यहाँ पे देखिए डी है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। लेकिन हाँ सर। क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है तो उस माइनस की कोई वैल्यू नहीं है, बस नंबर ही यस। इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। ऐसे ही ये ई की यस पावर सर। यहाँ पे हाफ है, लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -12, लेकिन वो भी क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि एरर यस सर। ऑलवेज एडेड। हम्म। अच्छा, ये पॉजिटिव एरर, हाँ ये जो है वो ऊपर नहीं समझाया था, ये बाद में मुझे लगा कि ये आपको समझाना है, तो मैंने ये किया था। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एरर। ठीक है ना। अगर हाँ ये वर्नियर स्केल मेन स्केल की रीडिंग से आगे हो, और पहले हो तो नेगेटिव एरर हो गया। ठीक है ना। हम्म। ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। चलिए, अब टाइम नहीं है क्वेश्चन के लिए। अब हम लोग वन डायमेंशन शुरू करते हैं, काइनेमेटिक्स। कोशिश करते हैं इसका भी मैक्सिमम पार्ट हो जाए। चलिए, तो ये सब तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब तो हम जानते ही हैं। ठीक है ना बेटा। यस सर। हम्म। चलिए, ये भी हो गया। डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा या तो कम होगा या बराबर होगा। फिर ये हमने सब क्वेश्चन किए थे, तो ये क्वेश्चन सब आप ही ने सॉल्व कर दिए थे। हम्म। फिर सर्कुलर मोशन में हमने देखा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 और डिस्टेंस 2πr था। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड का और एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम। इसी तरीके से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। गुड। ये वाला क्वेश्चन बताइए, फोर्थ वाला क्या था ये। सर कि कितने स्टेप्स लगेंगे उसको पिट में गिर जाने में, एक ड्रंक मैन को। हम्म। ठीक है ना। चलिए, तो ये डिस्कस करने की जरूरत है। नहीं। हम्म। ये 13 फीट पे है, और उसका एक स्टेप 1 फीट का है। अब वो 5 स्टेप्स आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे 8 जाता है। स्टेप आगे चलता है, 3 स्टेप पीछे जाता है। तो कितने स्टेप में गिरा था ये। सर आई थिंक 8। 1 मिनट। स्टेप में नहीं, स्टेप कितने लगे टोटल। अच्छा स्टेप, ओके।
ओके। जहाँ से चला वहां से फीट जो है वो 13 फीट है। 1 फीट का उसका स्टेप है। अब वो 5 फीट आगे, 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 आगे पीछे आ रहा है। हाँ सर, एक मिनट। देन सर आई थिंक 30, नहीं 8, नहीं सर 37। अच्छा, एक साइकिल में टोटल कितने स्टेप चल रहा है वो, ऐसे दो। देखते हैं। 2 चल रहा है, लेकिन 2 तो फॉरवर्ड हुए ना, मैंने टोटल पूछा है। टोटल 8 हो गए। यस सर। 5 आगे गया, 2 वो 3 पीछे गया, तो 8 स्टेप चला वो। लेकिन डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 2 फीट का। दो। तो 8, अब वो अगर 8 फीट तक चला तो 8 स्टेप में 2 फीट, तो 8 फीट के लिए कितना चला वो, 8 चौक 32, 32 स्टेप्स। ठीक है ना। यस सर। तो ये हो गया 32। बस कंफ्यूजन यहाँ होता है, आदमी सोचता है कि मैं 2 2 स्टेप ही आगे बढ़ाऊं, लेकिन यहाँ पर आकर के क्या हुआ बताइए। तो 5 स्टेप आगे चला, 5 स्टेप में गिर गया। 5 स्टेप में गिर गया, इसलिए 5 को सीधे ऐड कर दिया, तो 37 स्टेप हो गया। चलिए गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा वाला बताइए क्या क्वेश्चन था, कुछ याद है। अ, याद नहीं सर। रिवाइज करना चाहिए था। सर क्वेश्चन लिखा नहीं तो मेरे को आइडिया नहीं है। 2 छल्ले थे ना, अब लिखिए। ये 2 छल्ले थे, ए से बी जा रहे हैं। एक ये कर्व्ड पाथ से जा रहा है, और एक सीधे जा रहा ओह। यस सर। है। और एक की वेलोसिटी वी नॉट है जो सीधे जा रहा है ए से बी, लेंथ एल है ए से बी की। और जो कर्व्ड ओके। पाथ से जा रहा है दूसरा छल्ला, उसकी वेलोसिटी वी है। क्या है, वी। लेकिन इसका वी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एच जो है, वो वी नॉट के बराबर। किसके बराबर है। वी नॉट। हाँ। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों को जो टाइम लग रहा है, मान लीजिए ऊपर वाले को टाइम T1 लग रहा है, नीचे वाले को टाइम T2 लग रहा है बी तक पहुंचने में, नीचे वाले रास्ते पे। तो हमें ये बताना हम्म। है कि कौन सा टाइम की रिलेशन सही है इन तीनों में से। ओके। 4 रिलेशन है। हम्म। तो एक तो सीधा जा रहा है, एक कर्व पाथ से जा रहा है। हम्म। तो अगर जो वो सीधा जा रहा है वो तो um, हम्म। सर T2 ज्यादा होना चाहिए। क्यों बताओ। ये वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एक टाइम पे। उसे बहुत सारी फोर्सेस भी लग रही है तो को ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी देखिए ना। वेलोसिटी तो उसकी भी, वेलोसिटी भी तो ज्यादा है, बल्कि उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करवा रहा है वी एच,
वो तो ऊपर वाले के बराबर ही है, वी नॉट के, जब उसने जर्नी शुरू की है। सर वेलोसिटी सेम हो सकती है पर मतलब पर जो बात है डिस्टेंस का वो तो ज्यादा है ना सर। तो वर्टिकल वाला के लिए अलग कंपोनेंट काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल वाले के लिए अलग काम कर रहा है। इससे क्या डिपेंड कर रहा है? जैसे हम लोग उसमें देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से कवर हो रहा है ना। हाँ सर। देखिए, T2 जो है वो लेस होगा T1 से, ये वाला, इसीलिए इसमें ब्रैकेट लगा हुआ था। ये वाला आंसर सही है। 30 सेकंड और दे रहा हूँ आपको, सोचिए, कुछ दिमाग लगाइए। ओ अच्छा ओके। सर जो बॉडी है वो कर्व पाथ वाली, उसमें तो दो कंपोनेंट होगा ना, एक तो हम्म। वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो हम्म। वर्टिकल तो मतलब हॉरिजॉन्टल वाला तो हॉरिजॉन्टल ही रहा, वर्टिकल उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो ज्यादा वेलोसिटी देगा तो वो ज्यादा तेजी से कवर कर पाएगा शायद इसलिए। नहीं, वेलोसिटी फिर उसकी जो है हॉरिजॉन्टल वाली ज्यादा कैसे हो जाएगी? तो नहीं। बराबर चला है, बराबर स्पीड से वी नॉट के। हम्म। यस, ये इंक्रीज कर जाएगी बिकॉज ऑफ नॉर्मल फोर्स। इस रिंग के ऊपर जो नॉर्मल यस सर। लगेगा इस डायरेक्शन में, इधर, इस डायरेक्शन, ठीक है, वो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या करेगा, इंक्रीज करता हुआ जाएगा। यस सर। ठीक है ना? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुरू में बराबर है, बाद में क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता हुआ जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। यस सर। तो आप कहेंगे कि सब ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, वो तक बाद में डिक्रीज भी तो करेगा, अब नॉर्मल अपोजिट काम करेगा। ओके सर। तो अपोजिट काम करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज डिक्रीज होगा। पड़ेगा। सर डिक्रीज हो गया तो फिर एक मिनट क्या सर, अभी नॉर्मल क्या कहा आपने? से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंक्रीज कर रहा है, तो वी हाँ सर नॉट पहले से वाले का तो। वी एच इंक्रीज करता जाएगा, कहाँ तक, यहाँ तक। वो तो लेकिन अब जब ये ऊपर चढ़ाई चढ़ेगा तो नॉर्मल क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा पी। नीचे की तरफ रहेगा। तो वो उसको डिक्रीज करेगा ना वेलोसिटी को। हाँ सर डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, सर वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगी बॉडी। थोड़ा स्लो हो जाएगी, तो उससे टाइम पे, उसके बावजूद भी ये वी एच जो है वी नॉट से ज्यादा होगा। ओके। क्यों ज्यादा होगा बताइए? क्योंकि सर पहले से एक्स्ट्रा वेलोसिटी थी तो जब वो हाँ, जाते जाते कम हो गई। यहाँ पे जीरो वाले पॉइंट पे या ओ वाले पॉइंट पे पहुंच करके वेलोसिटी यहाँ पर तो मुस्तकिल बढ़ रही है। मुस्तकिल बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि ये तो वी नॉट से बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ये जब कम होना शुरू होगा तो भी ड्यू टू सिमेट्री यहाँ पहुंच के बी पर जब पहुंचेगा तब ये वी नॉट होगी। लेकिन वी नॉट होने से पहले तो वी नॉट से ज्यादा ही रही होगी ना।
हाँ सर। बात आ रही समझ में? हाँ सर, समझ गया। हम्म। तो अब आप देखिए, इसने टोटल जो सफर तय किया, डिस्टेंस कवर किया, वो पूरी जर्नी में इसकी वेलोसिटी वी नॉट से ज्यादा रही वी एच की वैल्यू। सिर्फ शुरू में एट द टाइम ऑफ स्टार्ट एंड एट द टाइम ऑफ एंड ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है ये वी नॉट के बराबर रहा। बाकी टोटल प्रोसेस में, टोटल जर्नी में ये ज्यादा रहा। तो टाइम तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। हाँ। तो ये मिरेज टाइप का क्वेश्चन है। देखने से डायग्राम में एकदम से लगता है कि यार ये तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सब जो है वो जर्नी का ज्यादा लग रहा है। लेकिन दिमाग जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन कराया। ओके सर। हाँ, अब इसको लिख लीजिए क्वेश्चन को। आप इसको रिवाइज करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ओके। है। एक हाँ हमने सर, ये वाला याद है। को छोड़ा, और ये .3 पर, बी पर, ए से छोड़ा बी पे आया। एक ये है, और दूसरा बिल्कुल सेम सिस्टम ये है, ए से छोड़ा बी पर आया। बताइए, इसमें टाइम T1 लग रहा है, इसमें टाइम T2 लग रहा है, तो किसमें टाइम कम लगेगा, या टाइम का ऑर्डर क्या होगा? सर इंट्यूटिवली तो सर T2 वैसे ज्यादा होना चाहिए, पर मेरे को लगता नहीं वो ज्यादा होगा इस बार। बिल्कुल ऊपर वाला क्योंकि ही वो कॉन्सेप्ट लग रहा बिल्कुल सेम है। कॉन्सेप्ट लग जाएगा ऊपर वाला, तो उसका मतलब हाँ, वेलोसिटी हो बिल्कुल। जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो ये वाली पॉइंट है, यानी पहला वाला जो पाथ है, पाथ 1, ये तो दोनों सेम वेलोसिटी से और सेम टाइम में पहुंचेंगे। पाथ 1 जो है, बोलिए। हाँ सर। ये जो पाथ 1 है दोनों का, ये सेम होगा, हाँ सर। जो मैंने ग्रीन से सर्कल किया है। पाथ 2 जो है, दोनों में बताइए किसमें टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा, किसमें कम लगेगा? सर पाथ मतलब पाथ 2 में टाइम कम लगेगा सर। पाथ 2 में टाइम कम लगेगा, यस सर। मतलब पाथ 2 जो 2 का है, यानी इस वाले में टाइम कम लगेगा। T2 विल बी लेस देन T1, यस सर। क्योंकि वही कर्व वाला ऊपर जो हमने पढ़ा है, वही सेम कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे। हाँ ठीक है ना? सर। उसके बाद थर्ड वाले में फिर सेम लगेगा। ओके, तो क्या हो गया? यस सर। जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे टाइम का, तो सेकंड वाले का पाथ कम होगा, मतलब टाइम कम होगा फर्स्ट वाले से।